मैं एक रास्ते से जा रही थी, तभी एक लड़की मेरे पास रोती हुई आई और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो, वह मुझे पकड़ लेगा। उस लड़के के माथे से खून बह रहा था। मैंने उसके माथे से खून साफ किया और उसे अपने साथ घर ले आई। मैंने उसे दूध पिलाया और दवाई दी। जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनको बताया कि मेरी एक दोस्त कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ रही है और रहने के लिए। मेरे पति ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं उठी तो वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। जब मैं बाहर जाकर देखा तो वह मेरे पति को देखकर चीख रही थी। मेरे पति भी उनको देखकर हैरान खड़े थे। जब मैं उस लड़के से पूछा तो उसने अपनी कमर दिखाई, क्योंकि मेरा नाम सुरभि है। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने फैसला किया कि वह मेरी शादी कर देंगे। वह मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। उस लड़के का नाम अक्षय था। वह मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था, लेकिन हमारी कई बातचीत नहीं हुई थी। जब उसका रिश्ता आया तब मुझे पता चला कि लेकिन अब मैं उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह एक बहुत घमंडी लड़का था। वह एक पढ़े लिखे अमीर घर का लड़का था। मेरे घर वालों को भी वह पसंद आया था, लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी। उसका तौर और आया और मेरी माँ के दोस्त का बेटा था और उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हाँ, वह रोहित था। वह लड़का बहुत मैच था, लेकिन मेरे माता पिता ने अक्षय के रिश्ते को पहले ही हाँ कर दिया था। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी के लिए उनकी राय नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैंने भी बड़ों का हौसला मंजूर कर लिया। रोहित मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था और के साथ अपनी शादी में शॉपिंग करने में तो रास्ते में मुझे रोहित मिला और उसने मुझे कहा कि वह मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी अच्छे से शादी हो गई और शादी के दूसरे दिन जब मैं अपने घर आई तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अक्षय के साथ खुश तो हूँ, और वह मुझे बताया कि अक्षय बहुत ख्याल रखता है और वह मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। जैसे मैं अक्षय के बारे में सोचती थी, अक्षय बिल्कुल भी वैसा नहीं था। एक बहुत ही अच्छा लड़का था और अपने माता पिता को दुआ देती थी कि उन्होंने मेरी शादी अक्षय के साथ करवा दी थी। अक्षय के साथ बहुत खुश थी और हम लोग अक्सर घूमने जाया करते थे और लौटकर समय अक्षय मुझे अपने माँ बाप से मिलवा कर लेकर आ जाते, लेकिन भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ दिन की ही खुशी लिखी थी। हमारी शादी के 4 महीने हुए थे कि अक्षय का एक्सीडेंट हो गया और वह दुनिया से चला गया। जब मुझे यह खबर मिली तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। मैं अक्षय से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। वह मेरे लिए बहुत ख़ास हो चुका था। मैं अब उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था। अक्षय अब मुझे छोड़कर जा चुका था। जवान बेटे की मौत ने अक्षय के माता पिता को भी तोड़ कर रख दिया था। यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अक्षय के जाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। घर में सब लोग मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्षय के बगैर तो मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती थी। अक्षय मेरी ज़िंदगी में कुछ महीने के लिए रहा, लेकिन उसने मेरे दिलों में वह जगह बना ली थी जो अब शायद कोई नहीं ले सकता था। अक्षय मेरे लिए बहुत ही सारी जायदाद छोड़ कर गया था, लेकिन मेरे पति के बिना मैं इस जायदाद का क्या करती। अक्षय के बिना मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेनाम हो गया था। समय के साथ मैं भी अकेली जीना सीख लिया था। अक्षय की मौत को काफ़ी समय गुजर चुका था। मेरे माता पिता का कहना था, उनका मानना था, इसलिए मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन अब मैं किसी से शादी करना नहीं चाहती थी। उधर रोहित ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। एक बार फिर से रोहित ने मेरे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन इस बार मैंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। एक दिन रोहित मेरे घर आया। उसने मुझे कहा, प्लीज़ शादी के लिए मान जाओ ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुम्हारी ऐसी हालात देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है था, लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा सुरभि नहीं मान रही, इसलिए मैं सोचा कि मैं तुमसे खुद बात करता हूँ, तभी तुम मान जाओ। लेकिन मैं रोहित से कहा कि मैं अक्षय की जगह और किसी को नहीं दे सकती। बेहतर होगा तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। मेरी बात सुनकर वह वहाँ से चला गया। मेरी एक कज़न थी जिसे मैं हर बात शेयर करती थी। जब मैं उसे बताया
कि मेरे घर वाले मुझे दूसरी शादी करने के लिए ज़िद कर रहे हैं। तो उसने मुझे यही समझाया कि अपने घर वालों की बात मान लूँ और दूसरी शादी कर लूँ। अब तो वह भी दूसरे शहर पढ़ने के लिए जा रही थी। अब कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती थी। मेरे घर वाले भी मुझ पर दूसरी शादी का बहुत जोर डाल रहे थे। फिर मुझे पता चला कि रोहित की माँ की तबीयत ख़राब है और उसकी आखिरी ख्वाहिश रोहित की खुशी देखना है। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। कुछ दिनों में हमारी शादी हो गई। रोहित शादी से बहुत खुश। रोहित एक डॉक्टर था। मैं अपनी माँ से मिलने गई हुई थी और शाम को मुझे रोहित के साथ वापस आना था, लेकिन रोहित को कॉल आई और उसने मुझे बताया कि उसे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं अपने भाई के साथ घर वापस आ जाऊं। लेकिन उस समय मेरा भाई घर पर नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही चली जाती हूं। जब मैं सड़क पर आई तो एक लड़की तेज़ी से भागती हुई मेरी तरफ आई, तो वह मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो वरना वह मुझे पकड़ लेगा। वह बह रहा था, खून बह रहा था। रिक्शा किया और उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आई। घर लाकर मैंने उस लड़की को दूध पिलाया और दवाई दी। रात में जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे कहा कि मेरी एक दोस्त घर पर आई हुई है, कुछ दिनों तक वह यही रहेगी, साथ रहेगी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है। जब मैं अगली सुबह उठी तो उस लड़की ने चीखों की आवाज़ आ रही थी। बाहर जाकर देखा तो वह मेरे पति को देखकर डर रही थी और मेरे पति भी वहाँ खामोश खड़े थे। जब उस लड़की ने मुझे अपने कमर दिखाई तो मैं हैरान रह गई। मौके बहुत सारे निशान थे और लड़की ने कहा कि मैं खुद को सब रिश्ते और भूल गई थी और औरत को अपनी हद में रहना चाहिए। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया जिसका नाम टोना था और उसी की सज़ा मुझे मिली। मैं टोना के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह बहुत अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। मुझे समझ नहीं पाई कि वह लड़कियों को अपनी हवस पूरी करने के लिए फंसाता है और इसका मतलब पूरे होते ही वह लड़कियों को छोड़ देता है। जब तक वह टोने की असलियत पता चली तब वह बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी, उसके बच्चों की माँ बनने वाली थी। मैंने उससे कहा कि वह मुझसे शादी कर ले वरना मैं सबको बता दूंगी जो उसने मेरे साथ किया है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि नहीं, यह किसका बच्चा है जिसे मैं उसे सर पर ठोक रही हूँ और वह मुझसे शादी नहीं करेगा। यह कहकर उसने मुझसे अपने घर से निकाल दिया और इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। लेकिन जिस भी डॉक्टर के पास जाती वह मुझे मना कर देती क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी और इससे मेरी जान का खतरा था। फिर एक दिन मुझे मेरी दोस्त ने बताया, तुम डॉक्टर रोहित के पास चली जाओ, वह तुम्हारी मदद करेंगे। और जब मैं उनके क्लिनिक में आई तो मुझे गंदी नज़रों से देखने लगे। मैंने बताया कि मैं किस लिए उनके पास आई हूँ, तो वह मुझे मुस्कुरा कर बोले कि तुम्हारा काम कर दूँगा, लेकिन मुझे बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। मैं उसी वक्त मजबूर थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे कुछ अच्छी लगी और इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि यह कानून जुर्म है। किसी को पता चल गया तो मुझे जेल भी हो सकती है। तुम्हारी खूबसूरती के आगे मैं मजबूर हूँ। मैं डॉक्टर से कहा, प्लीज़ ऐसा मत कहो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरे पिताजी किसी को मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहेंगे और मेरा भाई मुझे मार देगा, मुझे जान से मार देगा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं समझ गई थी कि यह डॉक्टर मुझे क्या कहना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझसे बस इस बच्चे से जान छुड़वानी थी। जब मैं समझ गई थी कि वह डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं है, यह लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, मैंने अपने दोस्त को इस डॉक्टर की हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने मुझसे कहा कि यह तुम्हारा वहम है डॉक्टर। बिल्कुल जब से तुमने धोखा खाया है तुम्हें हर आदमी धोखेबाज लगता है। असल में जो धोखेबाज था तुम उसे पहचान नहीं सकी। बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे परवरिश कर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे नहीं बताया कि सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए आज मैं इतना बिगड़ गई हूँ। मेरी माँ हमेशा अपने कामों में बिजी रहती थी। एक जगह मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था और जब मैं घर पहुँची
मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा रिश्ता जहाँ पक्का किया है मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें। मैं सोच लिया था कि एक शरीफ लड़की की वजह से मैं ज़िंदगी में जो भी पाप किए हैं मैं उन सब की माफ़ी मांग लूँगी। मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी, मैं जा चुकी थी कि मेरी गलती पर थी और लड़कियों को हमेशा अपनी हदों में रहना चाहिए, लेकिन मैं तो सारी हदें पार कर चुकी थी। मेरी शादी होने वाली थी, मैं कुछ दिनों घर में ही रही। इसी दौरान मेरे पास उस डॉक्टर की कॉल आई और वो मुझसे मिलने के लिए ज़िद करने लगा। मैं उसे बताया कि मेरी शादी पक्की हो चुकी है, तो उसने मुझे बताया कि तुम इतनी सी बात के लिए शादी क्यों कर रही हो, तुम शादी मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तुम अभी जवान और खूबसूरत हो, तुम्हें शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी, इज्जत से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन यह डॉक्टर मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मुझसे कहने लगा कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम खुश करती रहना, लेकिन इस शादी के बारे में किसी को बताना मत। जब मैं इसे मना किया तो इस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे परिवार वालों को सब कुछ बता देगा। उसने ऐसा ही किया, मेरे परिवार वालों के और मेरे मंगेतर को यह सब कुछ बता दिया। जब मेरे मंगेतर को यह सब कुछ पता चला तो उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरे घर वालों को भी मुझे करने की कोशिश की। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर निकली हूँ। अपना पति डॉक्टर नहीं बल्कि एक लुटेरा है जो मजबूरन लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। उस लड़की ने मुझे जो कुछ भी बताया वह सुनकर मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहित जो मुझसे मोहब्बत के इतने दावे करता था, जिससे मेरी शादी करने के लिए बार बार रिश्ता भेज दिया, मेरी शादी के बाद भी कहीं और मेरी शादी नहीं की, वह रोहित इतना घटिया आदमी सीखी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं रोहित को क्या समझा और वह क्या निकला। जब मैं रोहित के इन सब के बारे में पूछा, उसने मुझसे कहा प्लीज़ मुझे यह सब माफ़ कर दो। मैं बह गया था। मैं इस लड़की को भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, इसके घर वालों से भी माफ़ी मांग लूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और वह लड़की चुप खड़ी होकर रोई जा रही थी। मैंने कहा रोहित, यह लड़की तुम्हें माफ़ नहीं करे, तुम्हें कहीं माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अब मैं तुम्हारे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उस लड़की से कहा चलो ये यहाँ से, और अपने दूसरे घर आ गई। रोहित ने मुझे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकी। आज मुझे अच्छे की बहुत याद आ रही है। मैं सोच रही थी कि अच्छे के समझाने में कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मैं अच्छे को कितना गलत समझती थी। मैं उसकी शादी में नहीं आना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, और रोहित जैसे धोखेबाज से शादी करना चाहती थी, जिसे पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दिया और उसने मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मेरे पिता अगर मेरी शादी अच्छे से नहीं करते तो मैं अच्छे को कभी जान ही नहीं पाती कि कितना अच्छा और कितना शरीफ लड़का था। इतनी दौलत, इतनी शोहरत होने के बावजूद भी किसी लड़कियों को गलत नज़रों से नहीं देखा। मुझे रोहित की नफ़रत हो रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वह लड़की सी उल्टियाँ कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो उसने मुंह से खून क्यों निकल रहा है। तब उसने मुझे बताया कि मुझे जो बीमारी है वह ठीक नहीं हो सकती। मैं इस दुनिया में कुछ ही दिनों के लिए मेहमान हूँ, लेकिन मेरे पास जितना भी समय है मैं अपने घर वालों के साथ गुजरना चाहती हूँ, उसके अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने उनकी बताना चाहती थी कि मैंने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने उनकी कोई इज्जत रोने की कोशिश नहीं की। यह कहते हुए वह लड़की रो रही थी। वह फिर बेहोश होने लगी। मैं उसे जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ उसके माँ बाप भी आ गए थे। उसकी माँ बहुत रो रही थी। उसकी माँ को तसल्ली दी। उसकी माँ रोती रोती मुझसे बोली, मैं तो सोचा था कि यह मर गई होगी, लेकिन यह वगैरह तो अभी तक ज़िंदा है। पता नहीं कौन सा नसीब लेकर आई है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हमने उसको इतनी मोहब्बत में रखा, हर तरीके से आज़ादी दी, और उसने हमारे ही दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया और लड़कों से दोस्तियाँ करने लग गई। अब देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। इसमें सिर्फ डॉक्टर रोहित की गलती नहीं है, मेरी बेटी की भी पूरी गलती है। ज़रूर सामने ही
डॉक्टर रोहित को उठाया होगा। काश मैं उसकी अच्छी तरीके से परवरिश की होती तो शायद वह आज ऐसी ना होती। काश मैं उसे पहले की तरह इस बार रोक लिया होता, उसको टाइम दिया होता और गलत सही सब बताया होता, शायद वह हमारे साथ होती। इस लड़की का बाप बहुत वहाँ खड़ा होकर अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं मर्द हूँ, रो भी नहीं सकता। अगर मैं रो लूँगा तो दुनिया कहेगी कितना मुश्किल दर्द है, मर्द है। इतने में डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया कि उस लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची तो बच गई है, लेकिन वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर मेरे पैरों तले से की ज़मीन निकल गई। मुझे भी उसी लड़की से लगाव सा हो गया था, क्योंकि वह लड़की कुछ दिनों से मेरे साथ ही रह रही थी। वह लड़की जैसे भी उसमें कुछ कसूर उसके माँ बाप का भी था और कुछ उन मर्दों का भी, जो औरत को अपने पैर की जूती समझते हैं और खेलने के लिए खिलौने समझते हैं और उनके खेल कर उन्हें छोड़ देते हैं। उसकी बेटी को मैंने गोद ले लिया था। मैंने उसको सबको मना कर दिया था कि यह बात किसी को भी पता ना चले कि लड़की को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। लेकिन मुझे अभी भी उसकी याद आती है, क्योंकि वह लड़की बहुत अच्छी थी। अब मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम रोहित को माफ़ करके उसके साथ रहने चली जाओ। मैं माँ से कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप माफ़ कर देती। माँ ने कहा कि हाँ, मैं माफ़ कर देती। मर्द जैसा भी हो, उसको बहकने में औरत का भी हाथ होता है। अगर औरत चाहे तो अपनी इज्जत करवा सकती है और औरत चाहे तो अपनी इज्जत उतरवा भी सकती है। अपनी माँ को गौर से देखने लगी और समझ गई कि आखिर में औरतों को कोई समझौता करना पड़ता है, और रोहित से समझौता करने के बारे में सोच लिया था। मैं रोहित को माफ़ कर दिया और उसके घर चली आई। कुछ साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी को भी मैंने अपने साथ ही रखा और मैं रोहित से भी कह दिया था कि यह बात कभी किसी की पिंकी को पता न चले कि वह हमारी बेटी नहीं है। मैं अब नहीं चाहती थी कि पिंकी को उसके माँ बाप के किए की सज़ा मिले। मैं उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करना चाहती थी। मैं पिंकी से भी उसकी ही मोहब्बत करती थी जितनी अपनी बेटी से करती थी। दोनों बहनें साथ में ही रहती थी। जब दोनों अक्सर लड़ती थी तो मैं पिंकी का ही साथ देती थी और रोहित हमारी बेटी का साथ देता था। रोहित मुझे कहते थे अगर हम हर बात पिंकी की मानेंगे तो वह बिगड़ जाएगी। जब भी पिंकी कोई गलत करती तो मैं उसे प्यार से समझा कर देती, लेकिन रोहित उसे डांटते थे। मैं रोहित से कहती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, कहीं पिंकी को ऐसा ना लगे कि हमारी बेटी नहीं है। लेकिन रोहित मुझे कहते थे कि पिंकी अब बड़ी हो गई है, उसे प्यार के साथ साथ दांत की भी ज़रूरत है, वरना वह बहुत ज़िद्दी हो जाएगी। पिंकी जैसे भी बड़ी होती जा रही थी वह बहुत ज़िद्दी भी होती जा रही थी। वह हमसे बातें छुपाने लगी थी। वह अब अक्सर फ़ोन पर बात करती रहती थी। जब मैं उससे पूछती तो फिर वह कोई ना कोई बहाना बना देती। जब मुझे पता चला कि वह फ़ोन पर किसी लड़के से बात करती है तो मुझे उसकी माँ की याद आ गई और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि खून अपना रंग ज़रूर दिखाता है। मैं पिंकी से फ़ोन ले लिया और डांट करो उससे कहा कि मैं आइंदा उसके किसी की भी बात करते हुए नहीं देखूं। पिंकी ने इस बात पर बहुत गुस्सा दिखाया और अपने कमरे का सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद हमने उसे बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिया। वहाँ जाकर अपने आप अल रंग दिखाया। उसने हमसे बिना पूछे किसी लड़के से शादी कर ली। उसके बाद रोहित ने उसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। मैं उसे लड़की से हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। तुम्हारी बेटी की परवरिश अच्छे से कर ली, लेकिन तुमसे तुम्हारा खून था उसमें, इसलिए उसने अपने खून का रंग दिखा ही दिया। मैं पिंकी के लिए हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वह जहाँ भी रहे, जिसके भी साथ रहे, बस खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों।